हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, हम आपके लिए आज नया चैप्टर लेके आए हैं। और किसके लिए? क्लास 11 के लिए लेके आए, क्योंकि अभी तक हम क्लास 12 के लिए बना रहे थे। इसलिए क्लास 12 बनाने की वजह से क्लास 11 वाले नाराज़ हो रहे थे कि सर आप तो सिर्फ एक ही क्लास को ध्यान दे रहे हैं, 11 का भी कुछ भला करिए। तो आज 11 के लिए हम एक वीडियो लेके आए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए 11 के लिए, क्योंकि ये सिर्फ 11 नहीं, आपके फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा CVT से लेके आगे कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं वहाँ पे भी ये काम आना है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन एंड एवरीथिंग किसी भी चीज़ में आपको ये हेल्प करेगा ही करेगा और आएगा ज़रूर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाइनल एग्जाम को देखते हुए इसका वेटेज भी बहुत अच्छा खासा है, तो फाइनल एग्जाम में तो ये आने आना है। तो इसी टॉपिक को हमने लेके चलते हैं, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारा जर्नल वर्नल अगर ये सब पढ़ाने की बात करते हैं तो ये सब पढ़ाने में भी अब क्योंकि टाइम बहुत बीत चुका है, और हमें अभी राइट नाउ मैं आपको सिर्फ वो स्टडी कराना चाहता हूँ जिससे आप स्कोर कर लो मार्क्स फाइनल एग्जाम में। बाकी तो जनरल की वीडियो में बनाता ही रहूँगा, बट अभी तो इंपॉर्टेंट है कि आप मार्क्स स्कोर करो। तो उसके लिए हमने ये टॉपिक सुना है, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पढ़ा हुआ है आपने BSc में बहुत अच्छे से। सोल प्रोप्राइटर सिंगल पर्सन, जो यानी एक जिस पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है और वो खुद ही ओनर भी होता है बिजनेस का। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग एवरीथिंग वो खुद ही करता है, खुद ही कैपिटल भी लगाता है, सब कुछ रिस्क भी वो खुद ही बियर करता है। तो जब बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है, क्या क्या बनता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहली बात तो होता क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहला सवाल मैंने खुद ही लिख दिया, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? देखो तो यहाँ साफ साफ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड द समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस स्टेटिंग इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। फिर वही मैंने बोला कि अंग्रेजी बहुत हो गई, अब इसको जरा सिंपल भाषा में समझते हैं। सिंपल भाषा में ये कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, वो स्टेटमेंट है, पहली बात तो स्टेटमेंट है। ठीक, स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर अलग फॉर्मेट होगा जिसपे आपको पूरा सब कुछ बनाना है। और ये स्टेटमेंट क्या शो करता है? ये स्टेटमेंट शो करता है, स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स हैं, और वो अकाउंट ये दिखाते हैं कि एक बिजनेस इंटरप्राइज यानी एक बिजनेस ने साल भर में क्या परफॉर्म किया, और साल के एंड में इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, क्या है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फाइनेंशियल पोजीशन और दूसरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये दो चीजें पता करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और ये ईयर एंड पे प्रिपेयर होता है। इसका ऑब्जेक्टिव मेनली क्या है आपको समझ रहे हो? ऑब्जेक्टिव पहले से पता चल गया, फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस का मतलब कि आपको ये ट्रू पिक्चर दिखाता है कि आपका बिजनेस क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया, कैसे बिजनेस रन हुआ, क्या क्या खर्चे लगे, क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, क्या क्या इनकम हुई, एवरीथिंग शो करता है। दूसरा, आपको आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी पूरी की पूरी डिटेल आपको शो करता है कौन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही ऑब्जेक्टिव भी होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के, समझे? अब जब बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें प्रिपेयर होती, एक प्रिपेयर होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा प्रिपेयर होता है आपका बैलेंस शीट। ये दो चीजें प्रिपेयर होती हैं आपकी किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। पहली चीज से ही आपको पता चल रहा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग का मतलब यहां पे आपका प्रॉफिट या लॉस का इस स्टेटमेंट से, इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। पहली चीज तो ये इनकम स्टेटमेंट है, इसको इनकम स्टेटमेंट के नाम से शो करते हैं, यानी इनकम स्टेटमेंट के अंदर आता है ये। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि भैया बिजनेस ने कितनी इनकम अर्न की, कितने एक्सपेंसेस हुए, क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इन सब चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है। वहीं जब बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट सिंपली आपका शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब कितनी बिजनेस में क्या एसेट्स पड़ी हुई है, क्या लायबिलिटीज है, उनकी वैल्यू क्या है, ये सब चीजें आपको शो करता है बैलेंस शीट। अभी जब हम धीमे धीमे जब दोनों तीनों चीजें पढ़ेंगे, तो हम एक एक चीज को आपको बहुत आराम से डिस्क्राइब कराएंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रेडिंग एंड P&L। हमने बताया इसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम बैलेंस शीट को पढ़ेंगे। ठीक, दोनों चीजें।
तो पहला सबसे देखो, पहले हम बनता तो वैसे ही आपके दोनों एक साथ बनता है, इन दोनों का कंबाइन अकाउंट बनता है, ठीक है, अलग अलग ही बनते, लेकिन अब सीखना है सबसे पहले तो हम अलग अलग पहले पढ़ेंगे, फिर एक कंबाइन ट्रेडिंग एंड P&L बना के मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ट्रेडिंग समझते क्या होता है, फिर समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, उसके बाद हम कंबाइन बना के दिखाएंगे और फिर बैलेंस शीट समझेंगे। ये पूरा प्रोसेस चलेगा। अब क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट? जब हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है एक स्टेटमेंट। अब यहाँ पर जो लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस फर्म। इट शोज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, और ये पार्ट होता है फाइनल अकाउंट्स का, ठीक। अब मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो ट्रेडिंग अकाउंट आपका स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है किसके लिए? बिजनेस प्रिपेयर करती है ग्रॉस प्रॉफिट एंड या ग्रॉस लॉस पता करने के लिए। आप ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त आप दिमाग पे रखिए फैक्ट्री। क्या रखिए दिमाग पे? फैक्ट्री रखिए कि आप फैक्ट्री का अकाउंट बना रहे हो। किसका अकाउंट बना रहे हो? फैक्ट्री का। अब फैक्ट्री में क्या होता है, जब आप फैक्ट्री को इमेजिन करोगे तो फैक्ट्री में क्या चीज होती है? फैक्ट्री में आपका सामान आता है बाहर से, रॉ मटेरियल, उसको प्रिपेयर किया जाता है, उस पर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, उस वर्क होता है, वो फिनिश गुड्स में प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद उस फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल करते हैं, और उसी में से कुछ गुड्स बच जाते हैं एज अ जो बच जाते हैं जिनको आप बेच नहीं पाते, वो अगले साल के लिए आप रख लेते हो कि अगले साल बेचेंगे। ये पूरा काम आपका होता है फैक्ट्री में, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फैक्ट्री में मेन तो काम होता है फैक्ट्री में बनाना सामान, फिर फैक्ट्री से ही मार्केट के लिए सामान निकलता है बिकने के लिए। अब जो सामान बिक जाता ठीक है, जो नहीं बिकता वो रख लेते स्टोर करके। तो ये पूरा काम फैक्ट्री में होता है। अब जब आप फैक्ट्री अकाउंट बना रहे हो, अब सिंपल सी बात, जब हम इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में ये पूरा काम हम सिर्फ फैक्ट्री को ही ध्यान में रख के करते हैं। तो फैक्ट्री, अब ये सर ये कौन से नेचर का अकाउंट होता है? ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। नॉमिनल यानी इसमें कौन सा रूल लगता है? तो नॉमिनल नेचर का रूल लगता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। कौन सा होता है नॉमिनल अकाउंट का रूल? याद है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये तो यानी ये जो डेबिट साइड है, यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे बिजनेस के वो यहाँ दिखाना है, और क्रेडिट साइड में जितनी भी इनकम होगी उनको यहाँ शो करना है, ठीक। अब जब एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, तो अगर बिजनेस नया है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर बिजनेस नया है, तो अगर बिजनेस नया होगा तो कभी भी बिजनेस के पास ओपनिंग स्टॉक तो नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो पिछले साल का बच गया, इस बार कैरी फॉरवर्ड हुआ है। लेकिन अगर बिजनेस पुराना है तो हर साल स्टॉक बच रहा होगा, और वो स्टॉक हर साल अगले साल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे। तो जिस साल वो बच गया वो बन गया क्लोजिंग, और अगले साल जब वो फॉरवर्ड होता है तो बन जाता है ओपनिंग। अब क्या ओपनिंग से बिजनेस चल सकता है? नहीं। तो आप क्या करोगे? और सामान परचेस करके लाओगे, गुड्स और परचेस करके लाओगे सामान बनाने के लिए। अब जब परचेस करके लाते हो तो कभी कभी उस गुड्स में क्या होता है, कुछ डिफेक्टिव गुड्स आ जाते हैं, और जब डिफेक्टिव गुड्स आते हैं तो उनको वापस करते हो। तो वापस करते हो तो यहीं पे ही उन वापस करने वाले गुड्स की वैल्यू माइनस कर दीजिए परचेज में से, क्योंकि हमको दिखाना होता है नेट परचेज, कि एक्चुअली में कितना परचेज हमारे पास आया। तो इस जो ये परचेज रिटर्न है ना, जो यहाँ लेस हो रहा है, ये काम यहीं अंदर ही हो रहा है लेस, और इसको एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज योर रिटर्न आउटवर्ड, यानी वो रिटर्न जो बिजनेस से बाहर जा रहा है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद आपके, अब भाई फैक्ट्री में सामान आ गया, सामान आ गया, फिर फैक्ट्री में काम शुरू होता है। काम शुरू कौन करता है? लेबर करता है। तो लेबर को क्या देते हो? वेजेस देते हो। फिर जब सामान आ रहा होता है तो सामान आते वक्त आप उसको आप क्या करते हो? एक्सपेंसेस पे करते हो, सामान ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, तो उसको बोलते हैं कैरेज, भाड़ा, जिसे हिंदी में बोलते हैं भाड़ा पे करते हो। फिर फ्रेट, अगर मान लीजिए रेलवे के थ्रू सामान आ रहा है, ठीक, तो रेलवे आपसे फ्रेट लेता है, गुड्स कभी दूसरे स्टेट से मंगा रहे हो रेलवे के थ्रू। इसके अलावा और भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जैसे आप भाई फैक्ट्री में गैस, फ्यूल, पावर यूज हो रहा है, जो यहाँ नहीं दिया, मैं और एक्सपेंसेस की बात करता हूँ, ठीक। इस तरह से बहुत सारे एक्सपेंसेस आपके फैक्ट्री के अंदर होते रहते हैं, और फिर उनसे आप गुड्स बनाते हो, बनाने के बाद फिर उन गुड्स को मार्केट में बेचते हो। तो भाई इनकम की जब बात करते हैं तो बिजनेस की एक ही प्राइमरी इनकम होती है, दैट इज योर सेल्स। अब सेल्स में भी आपको पता है, जब हम सेल्स कर रहे होते हैं तो सेल्स के बाद कुछ सामान आपके डिफेक्टिव बने होते हैं जो मार्केट में पहुंचते हैं, या मान लीजिए रास्ते में खराब हो गए, जो भी है, तो उन सामान को रिटर्न कर देता है, जो बायर है उनको रिटर्न करता है, और जब रिटर्न करता है तो वो भी आपके नेट सेल क्या कहते हैं, उसको आप सेल्स में से माइनस कर देते हो। तो जो सामान बाहर से रिटर्न होके आ रहा है जब आप सेल करते हो, उसको बोलते हैं रिटर्न वर्ड या सेल्स रिटर्न। इसको भी आप यहीं पे लेस करके बाहर सीधे अमाउंट दिखाते हो। अब लास्ट में क्या बचता है आपका? क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक सर क्यों दिखाया?
तो हमने आपसे बताया था वो स्टॉक जो बिका नहीं होता, जब वो मार्केट जब बिक नहीं पाता मार्केट में, हमारे पास पड़ा होता है, उसको हम अगले साल के लिए रख लेते हैं, तो वो हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है। अब सर ये क्लोजिंग स्टॉक यहां दिखाने का मतलब क्या है? तो मैंने आपसे बताया मतलब ये है कि मान लीजिए आपने बनाया 100 यूनिट, ठीक, और आप बेच पा रहे हो सिर्फ 50 यूनिट मार्केट में, ठीक। तो यहां पे तो जो आपने कॉस्ट लिखाई, यानी जितना भी खर्चा लगा, वो जो आपने एक्सपेंसेस यहां दिखाए, वो 100 यूनिट को बनाने में लग रहा है, ठीक। लेकिन आप बेच पा रहे हो सिर्फ 50 यूनिट। तो क्या 50 की सेल्स अमाउंट, यानी 50 यूनिट्स की जो सेल्स अमाउंट आई है, उसमें से 100 की कॉस्ट माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या करें? तो हम इस 100 की कॉस्ट में से वो कॉस्ट जो इस 100 टोटल, यानी जो 100 यूनिट्स बनाने में जो टोटल कॉस्ट लगी है, उसमें से वो सामान जो नहीं बिक पाया, उसको हमने अपोजिट साइड में एज अ क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया। अब इस 100 में से वो 50 यूनिट की कॉस्ट कैंसिल हो गई, क्योंकि उसको हमने क्या किया, वो बिक नहीं पाया, तो अपोजिट में क्लोजिंग स्टॉक के नाम से दिखा दिया। अब जो बची 85 कॉस्ट है, उसका कंपैरिजन सीधे हो रहा है किससे? सेल्स अमाउंट से। तो कंपैरिजन करने पे क्या हो रहा है, या तो प्रॉफिट हो रहा है और या तो लॉस होगा। लॉस कब होगा सर? लॉस तब होगा जब आपकी कॉस्ट ज्यादा है और सेल अमाउंट कम है। प्रॉफिट कब होगा? जब आपका सेल अमाउंट सेल अमाउंट ज्यादा है और कॉस्ट आपकी कम है। सिंपल सी बात, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा सर? यहाँ पे बैलेंसिंग करने पे निकलेगा, यानी जो साइड आप दोनों साइड का टोटल कर लो, टोटल में आप सब कुछ इंक्लूड करोगे, यानी सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दोनों लेके चलोगे, इधर भी सारा चीज इंक्लूड करोगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो उसको दोनों तरफ दिखाओगे, कम वाली साइड से माइनस करोगे तो क्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्या करोगे? क्रेडिट साइड से, यानी डेबिट साइड ज्यादा दोनों तरफ दिखाओगे, क्रेडिट साइड से माइनस करोगे तो लॉस आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़े। ये जो आपको ट्रेडिंग, मैंने ट्रेडिंग सिखाया, उसके लिए हमने आपके लिए यहाँ पे एक सवाल लिया है, जिससे सवाल के थ्रू आप और अच्छे से चीजें समझ लो। अब यहाँ लिखा है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है मैसर्स शिवा ब्रदर्स का, ठीक। कब का? 22-23 का। आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड मैंने बताया था, जो रिटर्न अगर बिजनेस में अंदर आ रही है उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं, और जो रिटर्न बिजनेस से बाहर जा रही है उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, ठीक। फिर सेल्स दिया आपको, फिर फैक्ट्री रेंट दिया है, फैक्ट्री में भाई आप काम कर रहे हो, फैक्ट्री आपने रेंट पे ली है तो रेंट पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो लेबर को, ठीक है। अब कहोगे सर क्या सैलरी पे होती है? नहीं, सैलरी सिर्फ अगर फैक्ट्री में एक पर्सन को पे होती है, वो है सुपरवाइजर। इसीलिए आप देखोगे वेजेस का क्वांटिटी ज्यादा होता है, सैलरी का क्वांटिटी कम होता है, तो वेजेस एंड सैलरी हो सकता है, कभी सैलरी एंड वेजेस नहीं हो सकता। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। वेजेस एंड सैलरी लिखा होगा तो वो ट्रेडिंग में आएगा, लेकिन अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा है, यानी जिसको आपने वेटेज ज्यादा दिया उसके हिसाब से काम करना है, तो भैया फैक्ट्री में लेबर का वेटेज ज्यादा होता है, इसलिए वेजेस पहले होगा, सैलरीज बाद में होगा। बात समझ में आई? फिर कैरेज इनवर्ड, भाई ये समझ ही रहे हो। फिर गैस फ्यूल पावर, अगर बनाने में सामान इतना रुपए लगा। फ्रेट इनवर्ड, यानी अब भाई फैक्ट्री आप रेलवे से सामान ला रहे हो या कहीं से ला रहे हो सामान, तो फिर फ्रेट दे रहे हो। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। तो फटाफट प्रिपेयर करना, ये मैंने आपका फॉर्मेट अपने सामने बना के रखा हुआ है। अब इस फॉर्मेट के हिसाब से चीजें क्या करना है, हमको पुट करते चलना है। तो पुट कर लेते फटाफट। पुट करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने फॉर्मेट के हिसाब से क्या रखा, पहले लिखा क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक टू, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम होती है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया आपको 50,000, ठीक। फिर आपको दिया क्या नेक्स्ट? नेक्स्ट आपको परचेजेस दिया है, तो यहां लिख दिया 2 परचेजेस। अब परचेजेस का अमाउंट भाई यहां जगह नहीं तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, वैसे आप सामने लिखिएगा। परचेजेस का अमाउंट दिया है 1,10,000, ठीक। लेकिन आपको पता है कुछ सामान आपने वापस किया है, तो यही तुरंत के तुरंत अंदर ही आप इसको लेस करोगे, लेस रिटर्न आउटवर्ड, ठीक। रिटर्न आउटवर्ड। अब जब रिटर्न आउटवर्ड की बात कर रहे हैं, रिटर्न आउटवर्ड,
अब रिटर्न आउटवर्ड की बात करें, रिटर्न आउटवर्ड कितना है? रिटर्न आउटवर्ड आपका 7,000 है। यहाँ पे सीधे आपने माइनस रखा और 1,10,000 में से 7,000 चला गया तो कितना बचेगा आपका? 1,03,000 यहाँ पे दिखा दिया। इसके बाद क्या बचा फिर? नेक्स्ट आपका जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी परचेजेस आपके, इसके बाद जितने भी खर्चे हैं परचेज के बाद, वो सारे खर्चे सामान बनाने के, वो सबको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या वर्ड बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी डायरेक्टली जो गुड्स पे लग रहे हैं, ऐसे एक्सपेंस जो डायरेक्टली गुड्स पे लग रहे हैं। इसके बाद क्या बचता है फटाफट? वेजेस। लेबर को क्या दे रहे हो? वेजेस। वेजेस, वेजेस अकाउंट, यहाँ अकाउंट लगा दीजिएगा। ठीक, कितना वेजेस आपने दिया? 40,000। ठीक, इसके बाद क्या दे रहे हो वेजेस के बाद भैया? इसके बाद फिर आप कैरेज, जो सामान लेके आए थे उस पे आपने कैरेज पे किया। कैरेज कितना पे किया? 7,000। इसके बाद फिर आपने फ्रेट पे किया था, सामान को रेलवे से लेके आए थे पहले, तो फ्रेट पे किया था, फ्रेट इनवर्ड जिसे बोलते हैं, या फ्रेट या फ्रेट इनवर्ड दोनों की बात हो रही है, 10,000 रुपए। फिर आपने उस सामान को बनाने के लिए गैस फ्यूल पावर यूज किया, गैस फ्यूल, ठीक है, इनका यूज किया आपने, कितने? 10,000 रुपए का। ठीक है, अब ये हो गए खर्चे आपके सारे, लगभग मेरे ख्याल से सारे खर्चे हो गए। सिर्फ एक चीज बच गया, फैक्ट्री रेंट। यहाँ फैक्ट्री रेंट भी डाल दीजिए, फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट कितना है? 30,000 रुपए। ठीक, ये लिखने के बाद लास्ट में अब आप आइए जरा इनकम की तरफ। अभी ये हो गए सारे खर्चे, अब इनकम की बात करते हैं। तो इनकम में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले प्राइमरी इनकम क्या होती है? एक ही है बिजनेस की प्राइमरी इनकम, दैट इज योर सेल्स। सेल्स कितनी है? 3,00,000 रुपए। मैंने यहाँ दिखा दे रहा हूँ नीचे, जगह ना होने की वजह से। ठीक, और वहीं तुरंत लेस करोगे क्या? रिटर्न इनवर्ड। कितना रिटर्न हुआ है? रिटर्न इनवर्ड आपका 5,000, यानी वो सेल्स रिटर्न जो आपको बाहर बेचने के बाद वापस आई है। ठीक, 5,000 का रिटर्न इनवर्ड हुआ है, यानी आपका बचा कितना? 295। 3,95,000 रुपए के, सॉरी 2,95,000 रुपए का सामान आपका नेट में बिका है, यानी सेल हुआ है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, यानी वो सामान जो बच गया, क्लोजिंग स्टॉक कितने का बच गया? 40,000 रुपए का। अब करिए बैलेंसिंग। मेरे ख्याल सारे हो गए खर्चे, सारी इनकम दिख गए, सारे खर्चे दिख गए। अब कर लीजिए जरा बैलेंसिंग। जब बैलेंसिंग की बात करते हैं तो फटाफट जो साइड याद है, आप कहोगे सर कैलकुलेशन कैसे करते हैं? कैलकुलेशन करने में बड़ा टाइम लगता है। तो भैया मैंने आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कैलकुलेशन की, इससे जल्दी कैलकुलेशन भी हो जाएगी और एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, यानी गलत कम होगा। जब भी कैलकुलेशन करो, जो बड़े नंबर हैं उनको पहले जोड़ लो, छोटे नंबर बाद में जोड़ो। सबको एक साथ जोड़ोगे गलती जरूर। जैसे मैं यहाँ बड़े नंबर जोड़ रहा हूँ, तो भैया मैंने 2,00,000 यहाँ है, 2,00,000 को तुरंत के तुरंत, अब 290 है, मैं क्या करता हूँ 290 लेके चल रहा हूँ, मैं 5,000 को किनारे कर रहा हूँ। 290 और 40 हो गया कितना? ठीक, 290 40 अगर हमने जोड़ा तो ये हो गया आपका 3,30,000, और 5,000 उसमें और जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? 335। कितना हो जाएगा? 3,35,000। अब जब इधर के टोटल की बात करते हैं तो क्या ये ज्यादा है 3,00,000 से? कर लेते जरा इसको भी टोटल, 335 से ज्यादा कि नहीं? तो इसमें बड़े बड़े नंबर उठाओ, जैसे 1,00,000। ठीक, अब पहले मैं उन्हीं नंबर को उठा रहा हूँ जिनमें आसानी से कैलकुलेशन हो सकती है। तो 1,50,000 कितना हो गया? 1,50,000। 1,50,000 और 40,000 हो गया 1,90,000, 1,90,000।
और 190 में 10,000 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2 लाख, 2,10,000, ठीक है। और 2,10,000 और 30,000 कितना हो गया आपका 2,40,000। अब 240, ठीक, और 240 और 7 और यहाँ पे 3, अब छोटे जोड़ो जरा, तो यह जाएगा तुम्हारा 250, 2,50,000 का टोटल हुआ। अब बताओ इधर 335 है, इधर 2,50,000, तो ज्यादा कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात 335 ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3,35,000। यहाँ पे भी 3,35,000 दिखा देंगे, जो साइड ज्यादा उसको दोनों तरफ दिखाया। अब आपको पता है कि भैया इनकम साइड ज्यादा है और एक्सपेंस साइड कम है, एक्सपेंस साइड 2,50,000 ही है, तो भैया फिर आएगा क्या आपका प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट को दिखाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट जीपी के नाम से, यहाँ शॉर्ट फंड में नहीं दिखाते, आप पूरा ग्रॉस प्रॉफिट लिखिएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, जब आप 335 में से 250 हटा देंगे तो 85,000 का आपका प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है 85,000 का। ये कैलकुलेशन आप थोड़ी स्ट्रॉन्ग करिए अपनी, कैलकुलेशन बहुत बड़ा वीक पॉइंट बनता है बच्चों के लिए, और मैं आपसे कहता हूँ कैलकुलेशन के लिए तरीका ढूंढिए, खुद के ट्रिक बनाइए जिससे आप चीजें आसान कर पाओ। पेन और कॉपी का कम यूज करिए, जितना पेन कॉपी का कम यूज करेंगे उतना ही बेहतर कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। जैसे मैंने तरीका बताया, बड़े नंबरों को पहले जोड़ लीजिए, छोटे नंबरों को बाद में जोड़िए, तो कैलकुलेशन की एक्यूरेसी भी अच्छी होगी और जल्दी जल्दी चीजें याद हो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन के तैयार, ठीक। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, बेसिकली इसमें कुछ एक्सपेंसेस कम होंगे। आपकी बुक में पूरा फॉर्मेट दिया होगा, ढंग से देख लीजिएगा, उसमें जितने दिए हैं एक्सपेंसेस उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, उन्हीं को देख लीजिए, उन्हीं को इनकम को देख लीजिए बस। मेरे ख्याल से आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसी ट्रेडिंग अकाउंट में एक टॉपिक और है जिसको आगे लेके चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में 3 to 4 मार्क्स में। वो है टॉपिक आपका एडजस्टेड परचेजेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले बात करते हैं जरा एडजस्टेड परचेजेस की। जब हम बात कर रहे हैं एडजस्टेड परचेजेस का मतलब है कि ये वो परचेजेस है जिसमें आपका ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस या नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न हो चुका है, और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो चुका है ऑलरेडी। यानी जब भी क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेजेस दिया हो तो ना ही आप ओपनिंग स्टॉक कहीं अलग से ऐड करोगे, ना परचेजेस अलग से ऐड करोगे, ना क्लोजिंग स्टॉक को अलग से ऐड करोगे, ये ऑलरेडी इसके अंदर एडजस्ट हो चुका होगा। इसको सीधे क्या रखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सीधे रख दोगे। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जैसे एडजस्ट परचेज रखोगे, ना आपको ओपनिंग दिखाना है इधर, ना परचेज दिखाना है, और ना ही आपको क्रेडिट साइड में कोई क्लोजिंग काउंट क्लोजिंग स्टॉक के नाम से दिखाना है। सब कुछ यहाँ एडजस्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको 10 बार इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या होता है एडजस्ट परचेज का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। ये आपको कभी कभी क्या करते हैं कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कि ये भी दे देते हैं साथ में ओपनिंग क्लोजिंग और परचेज भी दे देते हैं। तो आप अगर ये दिया हुआ है तो सीधे इसको उठा के यहाँ पर रख दीजिएगा टू एडजस्टेड परचेजेस, और ये अपने आप सब दोनों चीजें, सब तीनों चीजें कवर्ड है, उनको आप इग्नोर कर दोगे अगर क्वेश्चन में अलग से दिया होगा तो, ठीक। नेक्स्ट है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पे आपसे सवाल 3 to 4 मार्क्स का आपसे पूछ लेते हैं फाइनल एग्जाम में, और लोग बच्चे इसको ध्यान नहीं देते और गलत कर जाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स, नाम से पता चल रहा है कि वो कॉस्ट जितने गुड्स आपने बेचे उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। होगा सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, वही एक्सपेंसेस जो अभी ट्रेडिंग में दिखाते हुए आया हूँ, जितने वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस है उन्हीं को यहाँ दिखाना है, उनका टोटल करना है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक से ग्रॉस प्रॉफिट सर कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी जो क्वेश्चन में नेट सेल्स दिया होगा, नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, उसमें से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकालोगे उसको माइनस कर दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसके लिए हमने समझाने के लिए एक सवाल ले लिया आपको। आपको इस क्वेश्चन में ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल है कि सेल्स आपको दिया है 20 लाख रुपए की, आपको परचेज दिया है 15 लाख रुपीज की, आपको वेजेस दिया है 1 लाख रुपए, आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब कैसे सर पता किया ओपनिंग स्टॉक, यहाँ डेट दी है अप्रैल 1 यानी ईयर हमारा चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो पहले अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक होती है और लास्ट क्लोजिंग स्टॉक। फ्रेट इनवर्ट दिया है, तो अब क्या करेंगे फटाक से, कुछ नहीं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड। फॉर्मूला हमारा ऊपर लिखा हुआ है, फटाक से फॉर्मूला लगाइए जरा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना दिया है, अब जरा निकाल के देंगे। ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 3 लाख, ठीक, प्लस नेट परचेजेस। अब अगर परचेज रिटर्न यहां दिया होता तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके तब नेट परचेजेस दिखाते। नहीं दिया रिटर्न तो इसी को नेट परचेज मान लेते हैं, 15 लाख, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में आपको यहां दिख रहा है वेजेस और फ्रेट, दो चीजें दिख रही हैं। तो भैया 1 लाख वेजेस के और 1 लाख फ्रेट के, यानी टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ, 2 लाख रुपए के, ठीक, 2 लाख रुपए के डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ 4 लाख, ठीक। कितना आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जोड़ लीजिए फटाक से, 15 लाख और 3 लाख हो गया 18 लाख, 18 और 2 20, 20 में से 4 गया तो कितना बचा, 16 लाख, 16 लाख रुपीस का आपका क्लोजिंग सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16 लाख रुपीस का है, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 16 लाख रुपीस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। सेल्स कितनी है आपकी, सेल्स आपको दी हुई है कितनी, क्वेश्चन में आपको सेल्स दी हुई, चाहे सेल्स उसको नेट सेल्स मान लीजिए क्योंकि सेल्स रिटर्न तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। सेल्स आपको दी है 20 लाख की, 20 लाख की सेल्स दी है, ठीक। और अब आप ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, फॉर्मूला आपको पता ही, मैंने वहां बताया हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स आपको दी है 20 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया 16 लाख, तो आपका क्या बना, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया वो 4 लाख रुपीस का आया, ठीक। अच्छा ये तो बहुत सीधा सीधा काम हो गया सर, बहुत आसान काम हो गया। अब इसमें जरा ट्रिक वाला काम क्या है, कभी कभी क्या करते हैं, क्वेश्चन में आपको जीपी परसेंटेज दे देते हैं, यानी ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट दे देते हैं। ये परसेंट किस पे दे देते हैं, कभी कभी तो सेल पे देते हैं, ऑन सेल, ठीक, या और ऑन कॉस्ट, सेल या कॉस्ट किसी पे दे सकते हैं, ठीक। तो जब हम सेल और कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो अगर आपको क्वेश्चन में सेल दिया है और सेल पे जीपी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में सेल्स दिया था 20 लाख और ये सब कुछ दिया है, और वहां बोल दे आपसे कि इस 20 लाख का आपका जीपी दिया है मान लीजिए 20%, जो ये 20 लाख सेल है इसका जीपी दिया है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 20%, ठीक। तो कैसे निकालते ग्रॉस प्रॉफिट, सीधा बात है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए फिर अब क्या करते, ये जो सेल आपकी 20 लाख दी थी, इस 20 लाख पे 20% लगा देते, सीधे आ जाता आपका 4 लाख। अगर क्वेश्चन में आपसे कहता कि सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना तो ऐसे निकल जाता। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालना तो हमें ये काम करना पड़ा, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप, भाई आपको ये पूरा काम भी ना करना पड़ता। एक तरीका और था, क्या तरीका था सर, इसी फॉर्मूले को जरा ध्यान दो कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट आपने 4 लाख निकाल लिया, सेल्स आपको वो क्वेश्चन में 20 लाख दी थी, इस फॉर्मूले को पलट दीजिए, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इस तरफ ले जाइए और ग्रॉस प्रॉफिट को इस तरफ ले आइए, तो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी 20 लाख में से 4 लाख चला जाता तो क्या बचता, 16 लाख की नहीं, बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। ये इस फॉर्मूले को रिवर्स कर सकते, काम को जितना छोटा कर लोगे फायदा रहेगा, नंबर नहीं कटने, बस तरीके से काम होना चाहिए, प्रॉपर वे ऑफ जो आपका वर्किंग है वो प्रॉपर शो हो, तभी आप अच्छे नंबर पाते हो। अब क्वेश्चन में क्या होता है ये मेरे ख्याल से सबने देख लिया, नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि मान लीजिए जीपी आपको, अब यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए जो जीपी आपको दिया है वो आपको दे दे कॉस्ट पे और क्वेश्चन में आपको दिया हो सेल्स, ठीक। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए, या उल्टा कर लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया हो कॉस्ट
जैसे मान लीजिए कॉस्ट दिया था 16 लाख रुपए, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको 16 लाख रुपए कॉस्ट दिया है और आपको जीपी दिया है, यानी क्वेश्चन में ले लेता हूं मैं कहता हूं जीपी आपका दिया है कितना, जीपी दिया है 20% ऑन 20% या 25% ले लेते हैं, सबसे आसान होता है 20, देखो 25% ले लेते हैं, मान लीजिए कि 25% ऑन सेल्स, ठीक, 25% ऑन सेल्स। अब कैसे निकालेंगे सर ग्रॉस प्रॉफिट? आपको मान लीजिए कॉस्ट दिया 16 लाख और आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन में कि 25% ऑन सेल्स दिया ग्रॉस प्रॉफिट, आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और सेल भी निकालना है, मान लो कहते क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे? अब ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो आपको, आप जो आपको निकालने के लिए बोला जाए उसको लेट कर लो, उसको अज्यूम कर लो। जैसे मुझे सेल्स निकालना है, बिना सेल्स निकाले ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल सकता, तो मैं लेट कर दूं सेल्स को 100, कितना मान लू, 100 रुपीज मान लू, कितना मान लो 100 रुपीज। ये टोटल सेल्स नहीं है, ये पर यूनिट सेल्स प्राइस है कि एक सेल्स यूनिट का प्राइस 100 रुपए मैंने मान लिया। तो आप फटाक से जीपी निकाल लें इस पे कि भाई क्वेश्चन में जीपी तो दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना था, 25% ऑन सेल्स, यानी 100 का 25% कितना हुआ, 100 का 25%, अगर मैं 25 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो कितना आएगा, 25 रुपए, यही आएगा। अब बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि बचपन में फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि कॉस्ट निकालने के लिए, बचपन में आपने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस्ट निकालने, क्योंकि मुझे कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। क्यों कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, क्वेश्चन में कॉस्ट दिया है, तो मुझे जब तक मैं पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकाल लूंगा तब तक मैं कभी भी प्रॉफिट या सेल्स नहीं निकाल पाऊंगा। तो मुझे अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा था, सेल्स माइनस प्रॉफिट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना, बचपन में सबने पढ़ा है। सेल्स यहां पे दी है 100 रुपए, प्रॉफिट निकाला आपने 25, तो आपकी कॉस्ट कितनी आई, 75 रुपीज। ये 75 जो आया है ये पर यूनिट कॉस्ट है, ठीक। तो अगर मुझे सेल्स चाहिए या मुझे जीपी चाहिए, ठीक, अगर मुझे जीपी चाहिए या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं चाहूं तो पहले जीपी निकाल लूं चाहे सेल्स निकाल लूं, तो अगर मुझे जीपी चाहिए, मान लो क्वेश्चन में कर लेते हैं, तो मुझे पता है ये जो 16 लाख रुपीज है ये टोटल सेल है और एक मतलब टोटल कॉस्ट है, सॉरी 16 लाख रुपीज टोटल कॉस्ट है और एक यूनिट की कॉस्ट आपको दी है 75। जैसे ही मैं टोटल अमाउंट को पर यूनिट कॉस्ट से डिवाइड करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाएंगे, नहीं पता चल जाएंगे, कितने यूनिट्स मैंने बनाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टोटल कॉस्ट को जब आप पर यूनिट कॉस्ट से डिवाइड करोगे तो मुझे आपको क्या मिल जाएगा, पर यूनिट ऑफ, यानी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना आपने प्रोड्यूस किया, ठीक। और उस यूनिट को जब आप प्रॉफिट अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, यूनिट इंटू पर यूनिट प्रॉफिट, जो ये प्रॉफिट निकला ये पर यूनिट प्रॉफिट है, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपको जीपी आ जाएगा। जैसे ही आप डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे आपका जीपी आ जाएगा। काटोगे पॉइंट में भले ही आ रहा है, यहाँ से 75 से काटोगे तो ये 25 से काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और 3 से काटोगे तो कुछ अराउंड पॉइंट में आएगा, जो भी आपका जीपी अमाउंट पॉइंट में निकलेगा, यानी 3 5 15 और 5 लाख यहाँ पे 333 करके आएगा कुछ, ठीक। ये आपका आएगा 5,30,000 3,300 ऐसे करके ये आएगा आपका 5 लाख आपका 33,333, क्योंकि मैं पॉइंट को राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ठीक। बात समझ में आई। अब इस जीपी, अब कॉस्ट आपको पता है, जीपी पता है, दोनों को जोड़ दोगे सेल्स नहीं पता कर लोगे, सिंपल फॉर्मूला, क्लियर, कोई दिक्कत। लेकिन अगर मान लो मैं अपोजिट कर दूं, मैं एक क्वेश्चन को पलट दूं, ये मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, इसको आप रिमाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन को पलट दूं, क्वेश्चन को पलटना क्या है, क्वेश्चन को ये पलटता हूं कि मान लीजिए आपको जो जीपी दिया है, यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, वो ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हो कॉस्ट पे,
और क्वेश्चन में आपको दिया हो सेल्स। जैसे इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में आपको दिया था सेल्स, ठीक, कॉस्ट दिया नहीं था, सेल्स दिया था 20 लाख। 20 लाख आपको सेल्स दी है, ठीक है, और आपको मान लीजिए जो प्रॉफिट दिया हो, वो प्रॉफिट आपको दिया हो कितना, 25% ऑन कॉस्ट, ठीक, वो प्रॉफिट आपको दिया 25% ऑन कॉस्ट। तो सबसे पहले तो मुझे कॉस्ट निकालना होगा। कॉस्ट निकालने के लिए फिर वही करेंगे भाई, जिस पे हमने कहा ना जो हमें निकालना है उसको एज्यूम कर लो। तो लेट कॉस्ट इज इक्वल टू क्या मान लें, 100, ठीक। अब जरा जीपी निकालो फटाक से। जीपी क्या हो जाएगा, इसी 100 का 25%, 25% कितना हो जाएगा, ₹25। अब फिर हमने बचपन का फॉर्मूला पढ़ा है कि सेल्स इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब कहोगे सर आपने पलट क्यों दिया फॉर्मूला, पिछली बार माइनस कराया था सर प्लस करवा दिया। रीजन है भैया, हमको सेल्स चाहिए ना, सेल्स पर यूनिट सेल्स प्राइस चाहिए, क्योंकि यूनिट आपको टोटल सेल्स तो दिया है, और जब तक आपको पर यूनिट सेल्स प्राइस नहीं पता चलेगी तब तक आप कैसे यूनिट्स निकाल लोगे, नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालोगे, है ना। जब सेल्स को डिवाइड करोगे पर यूनिट सेल्स प्राइस से तभी तो यूनिट निकाल पाओगे। अब भैया कॉस्ट आपका 100 है, प्रॉफिट आपका 25 है, तो ये जो आपके टोटल सेल यानी पर यूनिट सेल्स प्राइस आपकी क्या निकली, 125। तो आप कॉस्ट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, कॉस्ट निकालो चाहे प्रॉफिट निकाल लो। कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 20 लाख रुपए जो सेल है, 20 लाख रुपीस की जो सेल है, ये आपकी ये टोटल सेल है, और पर यूनिट एक सेल्स की प्राइस कितनी है, 125। तो 100 की यानी सिंपल सी बात, यूनिट जैसे आ गए, यूनिट को आप क्या करोगे, यूनिट को जैसे ही आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, प्रॉफिट रुपीस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक, जिससे मल्टीप्लाई करोगे यूनिट्स को वो अमाउंट आपका सामने सामने आ जाएगा। डिवाइड कर लो फटाक से भैया, यहाँ पे फिर 25 4 जा 25 5 जा, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 4 जा 20, और ये सारे जीरोस काटोगे तो ये उतनी जीरो भी लगा लो, 4 लाख, ठीक, और 4 लाख इंटू 4 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 16 लाख। ये आपकी कॉस्ट आ गई। अब सेल्स पता है, कॉस्ट पता है, तो प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो, सेल्स माइनस कॉस्ट, ठीक, क्लियर, सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आ गया। आप इस तरह के सवाल आप लगा ले जाओगे, रिवाइज कर लेना, एक बार वापस रिवाइंड करके देख लेना इस कॉन्सेप्ट को, समझ में आ जाएगा, गलती आपसे नहीं होगी, ठीक है। बस आज के लिए इतने ही रखते हैं, आज इतना ही समझिए, फिर कल आपको हम पढ़ाएंगे आपको क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरीथिंग। इसके बाद कल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ाएंगे, इसके बाद हम आगे की चीज़ों की बात करेंगे, क्लियर। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, टाटा बाय बाय। हाँ एक चीज़ जाते जाते आपको एक चीज़ और सब बोल दूं भैया, आप लोग प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, लाइक करेंगे तभी लोग वीडियोस आगे तक शेयर रीच होंगी, रीच बढ़ेगी वीडियो की, और वीडियो की रीच बढ़ेगी तभी लोगों का भला होगा, आप जैसे लोगों का और लोगों तक पहुंचेगी, जिनको ज़रूरत है उनको भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं, फिर कल हम आपके नए वीडियो नए टॉपिक को लेके आएंगे। ओके चलिए तब तक के लिए बाय।